पाकिस्तान में कोई बॉर्डर क्रॉस करे, पाकिस्तान बॉर्डर पे इमीडिएटली बीएसएफ वाला गोली चला देगा, इमीडिएटली, एंड इट विल बी कॉल्ड ए गुड एक्शन। ठीक, माना जाएगा कि बहुत अच्छा किया जवान ने, किंतु यही कहानी बांग्लादेश में हो जाए तो एथिकल डिलेमा वो है जब दो कंपीटिंग वैल्यूज आपस में टकराती है। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज विकास धायल और मेरे साथ हैं श्री अशोक कुमार सर। ये डीजीपी उत्तराखंड अभी सर्व कर रहे हैं। इनके बारे में अगर हम थोड़ा बताएं तो ये आईपीएस ऑफिसर है 1989 बैच के। इन्होंने 3 किताबें इनकी पहले से चल रही थी, ह्यूमन इन खाकी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, साइबर एनकाउंटर्स, और इन्होंने रिसेंटली एक किताब लिखी है एथिक्स मेड इजी, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इन्होंने लिखी है। तो एथिक्स के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी पे इनकी बुक के बारे में खास कर बात करेंगे हम। स्वागत है सर आपका, हमारे दर्शकों के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। हर साल यूपीएससी सीएससी के एथिक्स पेपर में, जीएस पेपर 4 में बहुत सारी केस स्टडी, 6 केस स्टडीज इन टोटल आती हैं। 20 नंबर की केस स्टडी होती है और जनरली उसमें इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको बताया जाता है कि यू आर सर्विंग एज एन एसपी और सर्विंग एज अ डीएम और सर्विंग इन वेरियस ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, और आपके सामने सर्टेन एथिकल डायलेमास रखी जाती हैं। तो आपकी किताब में भी इस बारे में लिखा गया है, एथिकल डायलेमा रेजोल्यूशन मॉडल्स, जिसमें जो आपने और राजेश मोहन ने ऑथर करी है, यंग आईपीएस ऑफिसर। तो सर इसके बारे में मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। एक एथिक्स के पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग नाम का एक टॉपिक है, जो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो सर मैं आपसे एक चीज बीच में ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हर जगह ऐसा बोला जाता है कि एथिक्स के आंसर राइटिंग के टाइम पे आप लिखेंगे, इनसे आपने प्रेरणा ली है। जैसे आपने बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, इस तरह का काम किया जाए, तो उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन फिलोसफी से एक उस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो एज ए सर्विंग पुलिस ऑफिसर, आपने 34 साल तक सर्विस करी है, तो ऐसे आपके लाइफ में आपने कौन से थिंकर्स से आप मोटिवेटेड रहे हैं? क्योंकि सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया, तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है एथिकल थिंकर्स से। तो कौन से इंडियन या वेस्टर्न थिंकर्स से आप बोलना चाहेंगे कि इनको कोट किया जाए तो बढ़िया लगे? देखिए, डिपेंड करता है। मेरे आप पर्सनल पूछेंगे तो लाइफ में स्टेजेस आते रहते हैं। एक स्टेज थी कि मुझे अशोका से बड़ा मोटिवेशन मिलता था। मेरा नाम भी अशोक कुमार है, क्योंकि उसने पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत स्टेप्स उठाए। आज से समझो 2300 साल पहले वो सड़कें बनवा रहे हैं, सराय मतलब धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, पेड़ों छावदार पेड़ लगा रहे हैं जिससे यात्रियों को वो ना हो। तो ये भी एक बड़ा पब्लिक वेलफेयर का काम है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि स्टेजेस आते हैं। कभी आपको टीएन शेषन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी आपको एपीजे अब्दुल कलाम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो है। पर ये मेरे ख्याल से जो जो हमारा एस्पिरेंट है उसको ये सोच समझ करके लिखना होगा। और जो एथिकल डिलेमा है, मैं उस पर भी अभी से आ जाता हूँ। कई बारी ना वो रियल नहीं होती, बनाई हुई होती है। एथिकल डिलेमा एक्चुअली क्या है ना, एथिकल डिलेमा वो है जब दो कंपीटिंग वैल्यूज आपस में टकराती है। ठीक है, कि मैं ये करूं या ये करूं, और दोनों सही हैं। एक सही और एक गलत के बीच में कोई एथिकल डिलेमा नहीं है। मेरे को तो एथिकल चीज चुननी है। वी कैनॉट गो फॉर अनएथिकल। तो जाना एथिकल पे है, तो वो इशू है। तो मेरे ख्याल से जो एथिकल डिलेमा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रूल्स वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म। हमें कहीं लगता है रूल्स का पालन करना है, ठीक है, वो भी एक एथिक्स है ना, मेरे सर्विस एथिक्स है। किंतु कहीं कहीं मुझे लगता है कि यहाँ मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की लाइफ बचानी है, ये करना है, तो कई बार रूल्स उसके आड़े आ जाते हैं। ठीक है, वो रियल एथिकल डिलेमा है। तो इन सच केसेस मैं पर्सनली जो है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो भी किया है, मैं कहूँगा कि ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। रूल्स आर मेड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो अनलेस कि मैं ग्रोसली कोई इलीगल कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो तब तक वी शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। तो सर जैसे एक वैल्यू हायरार्की की बात करी जाती है जब हम लोग कोई केस स्टडी आंसर कर रहे हैं, कोई एथिकल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो जैसे आपने बोला कि एज ए सिविल सर्वेंट
आपके पास में रूल ऑफ लॉ भी होता है, आपके पास में ह्यूमन लाइफ को सेव किया जाए वो भी होता है। आपके सामने ये भी, जैसे एक कई सारी केस स्टडीज़ में ये भी पोर्ट्रे किया जाता है कि आपकी एक पर्सनल जैसे एक एथिकल डायलेमा ये भी होती है कि पर्सनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, और वहीं पे आपको ड्यूटी करनी है, और वो ड्यूटी भी बहुत क्रूशियल है। तो ऐसी एथिकल डायलेमा से आप कैसे किस किस तरह से आप डील करते हैं, या आप क्या एडवाइस करते हैं इस चीज़ के ऊपर? देखिए, ये ना आपको प्रायोरिटाइज करना है, ड्यूटी फर्स्ट। ड्यूटी हमेशा आपके पर्सनल लाइफ पे ओवरराइड करेगी, ठीक है ना? ये हमको सिखाया जाता है। हैं? आप समझो कर्तव्य जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, क्योंकि आप अपने महाभारत से ले लो। महाभारत के दिनों से देखेंगे, इसको कर्तव्य को उस टाइम धर्म बोलते हो, कि मेरा धर्म ये कहता है। तो इन सेंस वो धर्म जो है वहाँ कर्तव्य की बात कर रहा है, कि आई एम ड्यूटी बाउंड, कि मेरे को ये लेना ही था निर्णय। तो वो जो चीज़ है, आई वुड ऑलवेज से कि जो पर्सनल फैमिली लाइफ के ऊपर तो हमेशा आपका ड्यूटी ओवरराइड करेगी, ठीक है। अब आई बात जो मैंने अभी से पहले ही बोला, रूल्स वर्सेज यूटिलिटेरियनिज्म, इसको एम्पैथी भी बोल सकते हैं, है ना? मतलब आप दूसरे के प्रति कितने एम्पैथेटिक हैं, ठीक है, और कितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बोला कि अनलेस कि मैं कोई इलीगल, एक होता है लॉ ऑफ द लैंड, फिर होते हैं रूल्स, तो कोई ग्रोसली इलीगल चीज ना हो रही हो तो आई वुड गो फॉर एम्पैथेटिक वैल्यूज फर्स्ट। सर जब थोड़ी एथिकल डायलेमा पे बात कर रहे हैं तो थोड़ी और इसके ऊपर बात की जाए, तो जैसे रिसेंटली कुछ नए इश्यूज निकल के आ रहे हैं जो कि एग्जाम को लेके भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के। जैसे इंटरनेट बैन की बात करी जाती है, तो इंटरनेट बैन जैसे न्यूज़पेपर्स में भी इसके ऊपर काफी डिस्कशन होता है कि इंटरनेट बैन कितना लंबा खींचा जा सकता है जहां पर ट्रबल या वायलेंस हो रखा हो। जैसे मणिपुर के अंदर रिसेंटली इसके ऊपर काफी एडिटोरियल्स देखने को मिले कि इंटरनेट बैन जो है वो कई हफ्तों तक खिंच गया। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमारा आर्टिकल 19 है कि जो आपको आज़ादी देता है, और साथ में आपको ह्यूमन लाइफ सेव करनी है, क्योंकि जो आपने साइबर एनकाउंटर्स बुक भी लिखी है, तो इसको लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है एज अ वर्किंग पुलिसमैन कि किस तरह से इस बैलेंस को बनाया जाए? देखिए, जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम, यू नो, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। इस बात को हम सबको समझना होगा। यू नो, द मोमेंट वी फॉर्म्ड ए सोसाइटी, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, वी आर ए सिविलाइजेशन, तो उसका नेचुरल कोरोलरी है कि हमने अपने बहुत सारे राइट सरेंडर कर दिए सोसाइटी को। यू नो, अगर फुल राइट टू फ्रीडम बोलेंगे तो फिर आप फॉरेस्ट लाइफ में चले जाएंगे, जंगल सोशल लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट की अब बात कर रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपने इसमें और ज्यादा सिंपल सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि मैं टेक्निकल टर्म्स में जा ही नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे एनिमल लाइफ है, वो प्योरली उसका फ्री लाइफ है, अनलेस कि दूसरा एनिमल आके उसकी फ्रीडम खत्म नहीं कर देता, बट फिर भी वो मैक्सिमम फ्रीडम पे रह रहा है। तो हमने तो उस लाइफ से तो छोड़ दिया ना। वी आर वेयरिंग क्लोथ्स, वी आर फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स, क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो इसका मतलब हमने कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ सोसाइटी बनाई, उसके नॉर्म्स को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। तो कोई जो राइट टू फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट। हमें अपनी फ्रीडम जहाँ जरूर देखनी है, बट कहीं दूसरे की फ्रीडम भी तो है, हम उससे तो नहीं टकरा रहे। मैं आई कैनॉट रोम अराउंड न्यूड ऑन द रोड्स, कैन यू? बोलेगा मेरा तो राइट टू फ्रीडम है, मैं जो मर्जी पहने, मैं कुछ नहीं पहनता। तो दूसरे लोग की तो आप को तो कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो उनके राइट टू फ्रीडम को आप खत्म कर रहे हैं। तो हमारा राइट टू फ्रीडम वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ दूसरे का शुरू होता है, कई जगह। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं होता कभी भी। आई दूसरी बात, इंटरनेट बैन। इंटरनेट बैन एक्सट्रीम कंडीशन में ही लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, अगर मुझे लग रहा है कि कोई घटना जो है उसको सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा वायरल कर दिया जाएगा। कई बार आजकल मेरे यहाँ मान लिया कोई मर्डर हुआ, रेप का मर्डर हुआ, डेड बॉडी लेकर के थाने पे आ गए लोग और उसको फेसबुक लाइव कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी सुबह तक 1 लाख आदमी थाने पे आ जाएगा,
ठीक है, तो कितना बड़ा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, आगजनी हो जाएगी, पथराव हो जाएगा, मर्डर और फिर गोलियां चल जाएंगी, कितने लोग मर सकते हैं। सो वो भी मेरी ड्यूटी है, उसको कंट्रोल करना है। तो मुझे लोगों की लाइफ बचाने के लिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कई बार मुझे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे कश्मीर में हुआ, ये इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लाइफ के लिए, इट इज़ सर्टेनली एन एक्सट्रीम स्टेप इंटरनेट बंद करना। किंतु जैसा मैं कह रहा हूँ, प्रशासन को ये ऐसे स्टेप उठाने पड़ सकते हैं। ओनली थिंग इज कि एक तो वो एकदम आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, दूसरा बहुत छोटे-छोटे मैटर्स पे नहीं लगाना चाहिए, तीसरा उसको यथासंभव, मतलब जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाए तो फिर उसको वापस जो है इस राइट को वापस कर देना चाहिए। दिस इज़ माय फीलिंग। बिल्कुल सर, मतलब आपका ऐसा मानना है कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर अगर हमें ओपिनियन देनी पड़े एज़ अ सिविल सर्विसेज स्टूडेंट, तो हम इसमें बोलें कि लाइव्स और लाइवलीहुड की जो डिबेट है, क्योंकि इंटरनेट पे लाइवलीहुड भी डिपेंडेंट है बहुत सारा, तो वो एक डायलेमा आता है उसमें कि अगर इसको बहुत दिनों तक बैन रखेंगे तो इट आल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ बिजनेसेस और बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो वहाँ पर अगर we will prioritize national security as well as saving lives of people, as long as it is not arbitrary. यस, If I'm यस, correct. एग्ज़ैक्टली, Okay. यू समराइज्ड इट वेल। यस। सो सर, अगला एक सवाल है, जैसे आपने जैसे एज ए पुलिसमैन सर कई बार ऐसे केस स्टडीज आती हैं, या फिर जैसे एज ए डीएम या एज एन एसपी, तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि आपका अधिकार क्षेत्र कितना है, कि एज एन एसपी आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एज ए डीएम आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे उसमें कई बार ऐसा लिखा जाता है कि एज एन एसपी आई विल कॉन्टैक्ट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उनको मैं बताऊंगा कि ये चीज आपको करनी है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस वर्स और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें अगर आप प्रैक्टिकल कुछ बातें बता सकें, क्योंकि वहां पर लोगों को पता भी नहीं होता है कि कितना अधिकार क्षेत्र पुलिस का है और कितना फिर क्या रोल डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या कोई लैंड से रिलेटेड इशू हो, तो वहां पर किस तरह से आप पुलिस ऑफिसर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का कितना क्या वर्किंग मॉडल रहता है? मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है देखिए, सर। जहाँ तक क्राइम है, ठीक हम्म। है, वो पूरी तरह पुलिस का डोमेन है। ट्रैफिक है, वो पुलिस का डोमेन है, ठीक है। सिक्योरिटी है, वीवीआईपी सिक्योरिटी है, वुमेन सिक्योरिटी है, वो सारा पुलिस का डोमेन है। मोस्टली मान लीजिए आप, सारा नहीं भी कहें, 100% नहीं कहें तो 95, 98, 99 मान लीजिए। हम्म। कुछ चीज़ें हैं जो जॉइंट हैं, हम्म। जहाँ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बड़ी ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वन ऑफ दीज़। हम्म। आपदा उनमें से एक है। इन दोनों को एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बाकी लोग समझ सकते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर है, उसको अफेक्ट करने वाली कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, पुल टूट गया है ना? लोगों की डिमांड है, वो नहीं मिल रही है, कोई करंट से मर गया, उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर है, कोई कम्युनल इशू है, उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर है, कोई कास्ट इशू है, उसको लेके लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ वाइडर सब्जेक्ट, हम्म। फार वाइडर देन क्राइम। तो उसमें मुझे वेरियस डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे भी आजकल सड़कों पे आकर के खत्म होते हैं। रिलीजियस यात्रा भी सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इसके वाइडर रेमिफिकेशंस हैं। तो इसमें जिलाधिकारी का भी रोल है। जिलाधिकारी काइंड ऑफ समन्वयक होता है। बट लॉ एंड ऑर्डर चूंकि ज़्यादा पुलिस की जिम्मेदारी है, डीएम की भी है, पर पुलिस वाला मतलब उसको कोऑर्डिनेट कराता है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं, यूजुअली जो है डीएम को और या हमारे लेवल पे चीफ सेक्रेटरी को, ये करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो कल को मुझे प्रॉब्लम होगी। हैं? हम्म। हम लोग इस भाषा में बात होती है कि भाई आप ये रातों रात बिजली वाला काम करा दीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, या उठा के अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, किसी को सस्पेंड वस्पेंड करिए, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल होगा। तो ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है लॉ एंड ऑर्डर में। सिमिलरली आपदा में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये मैंने आपको डिस्टिंक्शन करने की कोशिश की। तो सर आपका मतलब जैसे इस तरह की केस स्टडी में, जैसे आप एज ए पुलिस पर्सन हो लेकिन आपको कोई ऐसी सिचुएशन नजर आई कि मतलब आपके पास में भी ऑब्वियसली ऐसी चीजें आती होंगी कि अन्याय केवल और केवल क्राइम से रिलेटेड नहीं है बट कोई कुछ और है, कि जैसे किसी को स्कॉलरशिप
कोई कोई बहुत ही नीडी इंसान है, अब रूल ऑफ लॉ में या किसी स्कीम के अंदर वो फॉल नहीं कर रहे हैं, और एज ए पुलिस ऑफिसर आपके डोमेन में भी नहीं है वो चीज, तो इस तरह की चीजों में जो आपके डोमेन में नहीं है बट योर कॉन्साइंस वांट्स यू टू सॉल्व इट समहाउ, सो इन सच केसेस व्हाट डू यू डू एज एन ऑफिसर? मैं देख रहा था, हमने इस किताब में भी हमारी जो बुक है एथिक्स में डीजी, इसमें भी इस तरह की पुरानी केस स्टडीज को सोल्व किया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ही डिजर्विंग आदमी है, किंतु रूल्स परमिट नहीं कर रहे कि उसको आप पेंशन दें या कुछ और हेल्प करें। तो मेरे विचार से डीएम हो, एसपी हो, हम लोगों पे बहुत सारे ऐसे और तरीके होते हैं जिससे उनकी हेल्प पॉसिबल है। अब मैं कोई रूल तोड़ के तो नहीं हेल्प करूँगा, या मैं कागज़ों में फर्जिफिकेशन करके तो नहीं हेल्प करूँगा। मान लिया किसी को 65 प्लस पे ही एक कोई पेंशन दी जा सकती है और उसकी एज 62 है, तो मैं कैसे दूँगा? सही बात है। इट्स इम्पॉसिबल। मतलब लॉ एकदम जो लॉ है उसको तो तोड़ा जा ही नहीं सकता। अदरवाइज़ मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा हूँ। पर अगर मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डिसाइड कर लिया कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो डीएम हो, एसपी हो, सब लोग उसमें रास्ता निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और नहीं तो किसी सीएसआर से हेल्प करवा दीजिए। जो लोगों का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके थ्रू हेल्प हो जाती है। तो हेल्प इज़ वेरी मच पॉसिबल। सर जैसे एक आप इसमें प्रैक्टिकल अपना व्यू बताइए, जैसे कई बार इस तरह की बात करी जाती है कि एक आर्मस्ट्रांग पामे का एग्जांपल था कि वहां पर एक रोड टूटी हुई थी और उन्होंने वो एज ए कलेक्टर उन्होंने क्राउड फंडिंग करके पैसा इकट्ठा करके एक 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी, जैसे एग्जाम्पल को भी हम लोग आपकी किताब में भी इसका मेंशन है। तो इस तरह की चीज क्राउड फंडिंग करना या फिर प्राइवेट सेक्टर सीएसआर को इन्वॉल्व करना, एनजीओ को इन्वॉल्व करना, ये कितना ऑफन होता है और कितना जरूरी है ये, इसके ऊपर आप कुछ बताएं तो। देखिए, नॉर्मली हमारे कंडक्ट रूल्स में क्राउड फंडिंग अलाउड नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसके लिए एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में लेना होगा आपको, हायर अप्स को या परमिशंस लेनी होगी। सीएसआर नया कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप पूरा कॉर्पोरेट चला रहे हो, एक गांव में आए हो, आपकी इंडस्ट्री चल रही है, लाखों करोड़ों का आपका एनुअल इनकम है, तो आपकी कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी इनकम का 1% 2% कुछ तो लोगों पे, उस सराउंडिंग को डेवलप करने में खर्च करिए। तो वो जो सीएसआर है वो अब वेरी मच लीगल है, आप समझ गए। तो देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। तो उसको आप डाइवर्ट करवा सकते हैं बिकॉज यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आप बात करेंगे तो सीएसआर को तो लगना ही है ना कहीं, एक ही जगह बी पे लगवा दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से एनजीओज काम करती हैं, कुछ बहुत अच्छी एनजीओज होती हैं, कुछ एकदम बेकार भी होती हैं, कुछ का पर्पज ही सिर्फ करप्शन होता है। तो ऐसी बेकार एनजीओज को छोड़ के जो अच्छी एनजीओज किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट में कर रहा है, कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई मेडिकल हेल्थ में कर रहा है, तो अगर इस तरह की ज़रूरत है तो हम ऐसे केसेस से एनजीओ से हेल्प कराते हैं। जैसे हम उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति चला रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति है भिक्षावृत्ति से मुक्ति और चाइल्ड लेबर से मुक्ति, ठीक है। तो जो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं, जो बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा बीन रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ बैगिंग है। तो इन सबको हमने इनसे फ्री करवाया। मैंने 2300 बच्चे उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति में उनको फ्री करा करके स्कूलों में दाखिला दिला दिया। हमने उसका स्लोगन दिया, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। भिक्षा दे करके हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, ठीक है। कि उसके माँ बाप चाहते हैं फिर से और मांग के लाएगा। हम उसकी बजाय आप उनको भीख कभी मत दीजिए, आप उनको शिक्षा दीजिए। तो सर फिर इस केस में आपने उनकी जो फाइनेंशियल नीड है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, फैमिली नीड, उन चीजों को आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि वो भी आपके सामने इशू आया होगा। चैलेंज है, पर वो कहीं ना कहीं खुद नकारा हो गए हैं। माँ बाप, ऐसे माँ बाप क्या हुए, बच्चे पैदा करके उनको सड़कों में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। आप उनको बचपन भी नहीं उनका दे सकते, जो उनके बेसिक अधिकार है, नेचुरल ह्यूमन राइट्स हैं, खेलना कूदना पढ़ना है, एजुकेशन, ये तो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, ये भी नहीं आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते। तो हम उन माँ बाप के पीछे पड़ते हैं, कोशिश करते हैं उनको कोई अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाए, और हम ऐसे में एनजीओज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो अच्छी एनजीओज हैं। जैसे स्कूलों में एडमिशन कराना है, तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ एक एनजीओ चल रही है आसरा कुछ और, तो उनको भी हम अपने इन अच्छे कार्यों में रोक इन कर लेते हैं। तो वो कोई उसमें सब कुछ एथिकल है, कुछ भी अनएथिकल नहीं।
बिल्कुल, क्राउड बिल्कुल। फंडिंग से यूजुअली हमें बचना चाहिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग ऐसा नहीं है कि क्राउड फंडिंग हमेशा अनएथिकल होगी। क्राउड फंडिंग में एक रिस्क रहता है, हुँ, हुँ। एक रिस्क रहता है कि आपने किसी अच्छे काम के लिए शुरू किया और कल को जो है वो फिर कहीं न कहीं करप्शन की ओर चला गया। कोई उसकी हुँ। अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हुई, ये सब। सर एक आप जैसे डायरेक्टर विजिलेंस भी आप रहे। करप्शन को लेके कई सारा एक एथिक्स के अंदर एक प्रॉपर डिबेट रहती है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस सिलेबस का पार्ट रहता है। तो जैसे करप्शन को लेके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो प्लेन करप्शन होता है कि आपके सुपीरियर ने या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपको ये करने को बोला गया कि ये चीज़ करी जाए। और आपके ऊपर प्रेशर भी है कि जैसे एक केस स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी थी कि जैसे आप किसी बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर पोस्टेड हैं, किसी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल में आप पोस्टेड हैं, डायरेक्टर ऑफ होम इस तरह का कुछ लिखा हुआ था और वहां पर आपको पता चला कि कुछ इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। आपने नोटिस किया, आपने जाके वहां पे चेक किया कि पता चला कि फोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन फिर जब आपने ये केस स्टडी में पूछा गया था, आपने जब बताया आगे उस चीज के बारे में, तो आपको ऊपर से आदेश आया कि इस चीज को के बारे में जो ऊपर के अधिकारी हैं वो खुश नहीं है, तो इस चीज को दबा दिया जाए। तो इस तरह की एथिकल डायलेमा जहां पर आपके पास सामने प्लेन वो है कि शुड यू फॉलो योर कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्साइंस अकॉर्डिंग टू लॉ, और हाउ टू डील विद सच सिचुएशन। और दूसरा एक करप्शन का जो इशू होता है कि आपके सामने प्लेन करप्शन करने के लिए या तो आपको प्रेशराइज किया जाए, जिसमें हो सकता है कि आपके सामने कुछ आपको इंसेंटिव मिल रहा हो या आपको कोई थ्रेट मिल रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप करप्शन को लेके किस तरह से एक तो चीजों को आंसर किया जाए और एथिकल उसका क्या माइंडसेट रखा जाए, इस बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, जो एथिक्स का पेपर है, ये सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ है कि हम हायर एथिकल माइंडसेट के लोगों को सिविल सर्विसेज में डालें। ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है, वो इसलिए आया है कि हम देश की इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को समझें। ठीक है, जो उसमें लोग बैलेंस्ड व्यू की बातें करते हैं, वो बहुत ही बचकाना बातें करते हैं। ठीक है, हमारे लिए प्राइम है देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। प्राइम है इंटरनल सिक्योरिटी। हमें कोई भी स्टेप वो नहीं करना है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो वो उसके आंसर में हमको ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही एथिक्स वाले पेपर में हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो है मोस्ट एथिकल हो। तो भाई, आदमी करप्ट क्यों होता है? करप्ट क्यों होता है? बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है ना। कोई प्रलोभन है, हैं? कोई ठीक है, उसको लगता है मेरी फैमिली लाइफ बेटर हो जाएगी, मेरी फैमिली लाइफ सुविधाजनक हो जाएगी, हैं? इसलिए तो सब करप्ट होता है ना। हैं? ये डिलेमास नहीं है, जो मैंने बोला था ना, रियल डिलेमा वही है जहाँ दो कंपीटिंग वैल्यूज हो, और दोनों में से एक चूज करना हो, दोनों एथिकल हो। जहाँ दूसरी डिलेमा अनएथिकल है, उसको तो चूज, उसमें डिलेमा ही नहीं है। हमें चूज ही सिर्फ एथिकल करना है। तो हमें करप्शन वाले पाथ पे तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो आप पे दबाव भी आएंगे, आप पे प्रलोभन भी आएंगे, फिर आपको अपनी फैमिली के सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखना है। किंतु ये सब बहाने हैं करप्शन को बढ़ावा देने के। एक मेरी 3 पॉइंट को समझ लेगा जो आदमी, उसका कोई आंसर गलत नहीं होगा। बिल्कुल सर। एक जैसे हम जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी के ऊपर भी यूपीएससी के लोगों ने भी बहुत में पॉपुलर है वो किताब। सिक्योरिटी के लेके भी आपने किताब लिखी है। सिक्योरिटी को लेके जीएस 3 में मोटे मोटे 4 सवाल पूछे जाते हैं, 4 या 5 सवाल पे थीम बनती है। एक होता है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन होता है। जनरली वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी बॉर्डर्स को लेके। तो जैसे उन क्वेश्चंस में नॉर्मल बात ये होती है कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी में कौन कौन से तो एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पे आप इन्वॉल्व करोगे, गिवन ये भी होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में बोलते हैं, पोरस बॉर्डर होने की वजह से वहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसकी वजह से कई जगह स्मगलिंग होती है। तो इसके ऊपर आप कुछ मोटा मोटा अगर बोल पाए तो मतलब क्या आपका व्यू पॉइंट है? देखिए, कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। मैं बता दूं, मैं बीएसएफ में रह चुका हूँ, ऐसे कोई रिसोर्सेज बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। पर हर बॉर्डर के अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहा, पंजाब फ्रंटियर का हेड रहा, मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे रहा, कलकत्ता से लेकर के मालदा तक,
और जो है पाकिस्तान बॉर्डर के अलग चैलेंज है, बांग्लादेश बॉर्डर के अलग चैलेंजेज हैं, चाइना बॉर्डर पे की अलग कहानी है और नेपाल बॉर्डर के अलग चैलेंजेज है ना? ऐसे ही भूटान। हमें सबसे पहले देखना है कि मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पाकिस्तान में कोई बॉर्डर क्रॉस करे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, इमीडिएटली बीएसएफ वाला गोली चला देगा, इमीडिएटली, एंड इट विल बी कॉल्ड अ गुड एक्शन, ठीक? माना जाएगा कि बहुत अच्छा किया जवान ने, हैं? किंतु यही कहानी बांग्लादेश में हो जाए तो नहीं अच्छा माना जा रहा। 2011 से बांग्लादेश में इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है, उसने बहुत सारे हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स को वहाँ से खदेड़ दिया है, हमें हैंडओवर कर दिया है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट का उनसे कमिटमेंट है कि हम बॉर्डर पे किलिंग्स जो है उनको कम करेंगे, ठीक है? तो वहाँ हम बीएसएफ के जवान को समझाते हैं कि गोली नहीं चलाना है। अब आप तीसरा बॉर्डर देखिए, नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर की क्या कहानी है? नेपाल बॉर्डर पे इंडो नेपाल ट्रीटी है, देयर इज नो वीजा, फ्री वीजा रेजिम है। आपको इंडियन सिटीजन है, कहीं भी नेपाल में आ जा सकते हैं, नेपाली सिटीजन कहीं भी इंडिया में आ जा सकता है। तो वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो हजारों एकदम पोरस है वो तो। इन दोनों बॉर्डर पे तो फेंस है ना, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी बांग्लादेश बॉर्डर पूरी फेंस लगी हुई है। 1-2% को छोड़ के जो रिवराइन एरियाज हैं, सब जगह फेंस है। तो वहाँ कोई फेंस नहीं है, एकदम ओपन बॉर्डर है। किंतु आज की तारीख में जब चाइना नेपाल को एकदम सपोर्ट कर रहा है हर एंगल से, और नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ती जा रही है, तो एकदम इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो गई ना। हमें अपने एज ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चरल रिलेशंस और जो रोटी बेटी का रिश्ता नाता बोलते हैं इनके साथ, वो सारे भी नहीं खत्म करने हैं, और हमें अपने हाथों से नेपाल को पूरी तरह भी नहीं जाने देना, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी भी है। तो वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो जाते हैं। तो सर आपका अगर हम बोले हैं, आपका जो सम अप करें, तो हर बॉर्डर को पढ़ते टाइम भी अलग तरह से पढ़ना चाहिए कि उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्मगल, हाँ, और उसके सॉल्यूशंस भी अलग हैं, तो उसको भी अलग से ध्यान दिया जाए उसके ऊपर। एक सर जैसे एक और तरह का जो क्वेश्चन होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, जो जो एक मेन थीम है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये तीनों की तीनों एक दूसरे से तीनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो इसको लेके मतलब क्या, इसको ठीक करने के क्या तरीके होते हैं कि मतलब जैसे अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आपका क्या व्यू पॉइंट? बताता हूँ इसको आंसर करने के लिए। पहली बात तो ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर आपको आंसर करना है तो हमें एकदम दिमाग में दाऊद इब्राहिम को लाना चाहिए। मैंने अपनी बुक में भी लिखा, तो उससे आपके बाद आपको ऑर्गेनाइज क्राइम का सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इंटरनेशनली जो बिग कार्टेल होते हैं ना, वो तो सबसे बड़ा हो गया, वन ऑफ द बिगेस्ट। बाकी छोटे छोटे भी हैं, बट ऑर्गेनाइज ढंग से जो क्राइम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा उसके सोर्सेज ऑफ, देखिए इनकम कहाँ से आ रही है? ड्रग स्मगलिंग भी कर रहा है, फेक करेंसी भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कर रहा है, सुपारी किलिंग जिसको बोलते हैं, एक्सटोर्शन भी कर रहा है? तो ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। दूसरी बात, जो आर्म स्मगलिंग भी कर रहा है, हवाला भी चल रहा है, हवाला भी चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के अंदर जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको ईडी देखते हैं, तो जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो तरीका है, तो वो ये जो कहीं ना कहीं ये सब टेररिस्ट एक्टिविटी से भी जुड़ा रहता है। नॉट ऑल मनी लॉन्ड्रिंग इज रिलेटेड टू टेररिज्म, बट टेररिज्म की जो फंडिंग है वो मोस्टली ड्रग्स से आएगी, फेक करेंसी से आएगी, आर्म्स स्मगलिंग से आएगी, वो है टेररिज्म की फंडिंग। तो इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो मेरी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो सर जैसे हाँ, बताइए। एक जैसे एक और क्वेश्चन रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे आपने बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप किसी बड़े गैंगस्टर को दिमाग में रखो और फिर सोचो कि ये क्या क्या करता होगा, और फिर ये एस्पेक्ट है, उसको रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में पढ़ो फिर, ठीक है। एक सर जैसे एक और एस्पेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो रेड कॉरिडोर जो है, वो श्रिंक भी हो रहा है, जैसे रिसेंट डेटा के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो देती है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के कई सारे पुलिस का एक, जैसे आईपीएस एकेडमी में उनको ट्रेनिंग के दौरान ले जाया भी जाता है वहाँ पे,
उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसको लेके आपका क्या मानना है? उसको ठीक करने के क्या तरीके हैं? समाधान जो स्कीम है और जैसे बस्तरिया बटालियन है और ये सारी चीज़ों को मिला के कौन सी चीज़ें वहाँ पर एक्चुअली काम करती हैं प्रैक्टिकली, जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को कम किया जा सकता है? देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे भी पिछले 10 सालों में, 9 सालों में रियल में बड़ा काम हुआ है और बड़ी सफलता मिली है। और जो कॉरिडोर है रियल में बहुत ज़्यादा श्रिंक करता जा रहा है और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़, नंबर ऑफ इंसिडेंट, नंबर ऑफ पब्लिक कैजुअलिटीज़, नंबर ऑफ पुलिस कैजुअलिटीज़ सब में कमी आई है। हम्म, तो जो स्ट्रेटजी है ना, मैं इसको बाकी तो हम 10 चीज़ें बोल रहे हैं, बट मेनली 2 तरह की स्ट्रेटजी है। एक है डेवलपमेंटल अप्रोच, इसको पीपल ओरिएंटेड भी बोलते हैं, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, और दूसरी है सिक्योरिटी अप्रोच। ठीक है, तो सिक्योरिटी इसको पुलिस अप्रोच ही बोलते हैं। ये 2 तरीकों के अंदर ही बाकी सब घुस जाएगा। हमें इस ढंग से इसको लेके चलना चाहिए। समाधान हो चाहे जितना भी हो, कि मुझे पैरेलली दोनों पे काम करना है। रीजन बीइंग कि पिछले 70 साल में या 60 साल बोलते थे हम, कि 2010 में हम 60 साल बोलते थे कि 60 साल में भी ऐसे एरियाज है जहाँ बिजली, पानी, सड़क नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस डेफिसिट है। तो उस सब का फायदा उठा रहे हैं ये लोग हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, नक्सल एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं, अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं। तो मुझे अपने इस गवर्नेंस डेफिसिट के गैप को भरना है। एक अप्रोच तो मेरी ये है। अब उसमें मैं जितने मर्जी मेरे इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो सबको लगा देना चाहिए। ये पीपल ओरिएंटेड है कि कैसे उनको हम जॉब दें, कैसे उनकी लाइफ को बेहतर करें, वो सारा का सारा है। कैसे वहाँ तक सड़कें पहुँचाएं, कैसे टेलीफोन पहुँचाएं, क्योंकि वो बनने नहीं देते थे सड़कें। तो ये सारा एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कि पैरेलली एक तरफ तो हमने अपना गवर्नेंस का लेवल बढ़ाया, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच को बढ़ाया, दूसरी तरफ हमको पैरेलली जो लोग हार्डकोर टेररिस्ट हैं, जिनका सिर्फ पर्पज ही वायलेंस है, जिनका पर्पज डेमोक्रेसी है ही नहीं। भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट तो बोल के चलता है ना, मेरा डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ऐसे लोगों के लिए संविधान में उतना इंडिया में जगह नहीं है। ठीक है ना, वो हमारे संविधान के खिलाफ ही है, तो ऐसे लोगों को क्यों हमें टॉलरेट करना। तो उसके लिए हमें जो है अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को फुल रखना है। पुलिस अप्रोच जिसको मैंने बोला, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी स्ट्राइकिंग पावर है। ठीक है ना, जैसे जो लोकल बटालियन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। छत्तीसगढ़ ने ये प्रूव किया, जो उनकी अपनी वो थी ना बटालियन, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं क्योंकि उनको लोकल टेरेन वगैरह का सब पता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा काम। हमने थानों को स्ट्रॉन्ग करना है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है, बेटर एडवांटेज पोजीशन पे अपने को प्लेस करना है। तो जब उन पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हम सफल होंगे ना। लोगों के लिए वहाँ ऑप्शन होती थी कि वो बेचारे या तो पुलिस को चुने और या नक्सल्स को चुने, क्योंकि उनको तो दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहते, मारे जाते। तो वो उधर जाते हैं जो उनको विनिंग साइड पे लगता है। हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं, पॉवर्टी खत्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है। ये जो ही खत्म होगा तो लोग इधर आते चले जाएंगे, गवर्नमेंट साइड में आते चले जाएंगे। फिर अब हमने मान लिया डेवलपमेंट भी कर दी और हमने इन पे प्रेशर बढ़ा दिया एक्सट्रीमिस्ट पे। तीसरा स्टेप आ गया कि फिर जो लोग बेचारे अब कह रहे हैं कि हम तो छोड़ना चाहते हैं, तो उनको वे आउट देना है, सरेंडर पॉलिसी। तो ये सारी चीजें मिला के ये 3 चीजें अगर हम बोलें तो आपने कहा कि एक तो डेवलपमेंटल, एक पुलिस हार्ड जो आयरन हैंड अप्रोच, और एक तीसरा की एक वे आउट देने का तरीका, जैसे अभी पीछे त्रिपुरा में भी किया गया था, असम में भी किया गया था। जो लोग नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको चांस तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग मजबूरी वश चले जाते हैं, बहकावे में, प्रलोभन में या मजबूरी वश। तो वो सारे फैक्टर्स को मानते हुए अगर बंदा मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है तो वी हैव टू डेवलप सम वे आउट फॉर देम। सर, एक इंटरनल सिक्योरिटी का जो नया डोमेन है जिसके ऊपर रिसेंटली पुलिस बड़ा काम भी कर रही है और आपने तो किताब भी लिखी है, साइबर एनकाउंटर,
तो जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रही है काफ़ी, मैंने भी देखी, मैंने ऊपर-ऊपर से देखी है, अभी इतना देखा नहीं उसको। लेकिन साइबर एनकाउंटर्स जैसे उसके ऊपर आपका साइबर क्राइम जो है वो कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, और उसको टैकल करने के लिए अवेयरनेस जनरेशन और एक्शन और ये सारी चीज़ें मिला के, जैसे जमुरिया वाला जो इंसिडेंट है कि वहाँ से लोग सॉरी जमुरिया नहीं, वो जो नाम है उसका जमतारा, जमतारा वाला जो चीज़ है कि वहाँ से लोग फ़ोन कॉल्स आते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे, जैसे अभी मैंने देखा था जो नए सिविल सर्वेंट्स में सिविल सर्विस में जो सेलेक्ट हुए हैं लोग, उनके कईयों के इंस्टाग्राम फेक अकाउंट्स बना के लोग पैसे माँग रहे हैं इस तरह से। तो ये इस तरह की चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है कि साइबर क्राइम से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है? देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने हुँ, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बुक में कहा है कि फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट इन साइबर स्पेस। हुँ, हुँ, वो जो है ना, पृथ्वी नभ या पानी में नहीं लड़े जाएँगे बल्कि साइबर स्पेस में लड़े जाएँगे। तो ये तो हुआ साइबर सिक्योरिटी, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं। जैसे एम्स पे अटैक हुआ था, जैसे कोई आपके एटीसी को कर दे, रेलवे ट्रैफिक को कर दे, तो ये साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। दूसरा इश्यू है साइबर क्राइम का, उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आज की तारीख में। पिछले 2022 में 10 लाख प्लस कंप्लेंट थी देश भर में। तो वो पुलिस की उससे क्या कहेंगे कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है। और उसमें दूसरा चैलेंज ये है कि साइबर क्रिमिनल हज़ारों मील दूर बैठा है हमसे। कोई जामताड़ा बैठा, कोई मेवात बैठा, कोई नॉर्थ ईस्ट बैठा, कोई अफ्रीका में बैठा है। तो उनको पकड़ के लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना, बहुत मुश्किल है उनको पकड़ना, क्योंकि वो भी सारे फेक होते हैं। हुँ, हुँ, अब तो नया चैलेंज आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर क्लोनिंग योर वॉइस। बोलेंगे मैं आपकी पत्नी बोल रही है मैं यहाँ फँस गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पैसा डलवा दो। ये मुझे हुँ। हॉस्पिटल लेके जा रहा है बंदा। वो वाइफ की वॉइस में बोल देंगे। तो साइबर क्राइम का चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके प्रति सजग है पुलिस भी और एमएचए भी सजग है। इसके बावजूद जब तक जनता पूरी तरह सुपर सजग नहीं होगी तब तक हम इससे आसानी से पार नहीं पा पाएंगे। सर एक जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि जैसे कोई भी जीएस 3 का सवाल हो, जीएस 2 का सवाल हो, जीएस 4 का हो, हर जगह सबको आप मन करता है कि अवेयरनेस जनरेशन की जाए। ये ऑप्शन लिखते हैं तो जब उनका इवैल्यूएशन होता है तो कहते हैं कि अवेयरनेस जनरेशन कैसे की जाए, इसके बारे में स्पेसिफिकली बताओ कि क्या किया जाए, कोई सभा की जाए, कोई रैली करी जाए, कोई साइकिल रैली करी जाए। तो इसको लेके सर आपका क्या विचार है कि सबसे बढ़िया अवेयरनेस जनरेशन के तरीके आपको कौन से लगे अपने किसी भी चीज को लेके, चाहे साइबर क्राइम को लेके हो या फिर सिक्योरिटी को लेके हो या फिर देखिए, अवेयरनेस तो अ, के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्कूलों में करिए, कॉलेजेस में करिए, यूनिवर्सिटीज़ में करिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, आप वेरियस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे करिए। बचपन में हम लोग गाँव में होते थे तो वो ड्रामा विभाग कुछ एक नुक्कड़ नाटक वगैरह करता रहता था या फ़िल्में दिखाता रहता था। वो सब इसके तरीके हैं। बट मैंने देखा है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक तो मैराथन्स है। मैंने मैराथन? हाँ, रन अगेंस्ट ड्रग्स करवाए, 20-20 हज़ार लोग शामिल होते हैं, वो शपथ लेते हैं ड्रग्स के अगेंस्ट। और दूसरा ये जो सेशंस हैं, सेशंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। और तीसरा सोशल मीडिया, ये अवेयरनेस के बहुत अच्छे मेथड्स हैं। ये सर बढ़िया बात आपने बता दी कि ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत सही से आपके साथ में काम कर रही हैं। सर आपने जैसे आपके पुलिसिंग करियर में आपका 34वाँ साल है, 2 साल से ऊपर आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तराखंड के। अ, आपने किताबें भी साथ में लिखी हैं। आपने यूपीएससी के पैटर्न को भी पढ़ा है। जैसे आपने सिक्योरिटी को लेके जैसे आपने बात कही कि आपको एक ओपिनियन लेनी चाहिए, इस तरह से बैलेंस वाला काम नहीं चलेगा। तो जनरली जैसे एक चीज़ होती है कि न्यूज़पेपर जैसे लोग पढ़ते हैं, द हिंदू, एक्सप्रेस ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो इसमें कई बार सरकार को लेके क्रिटिसिज़्म होता है। तो एज़ ए ब्यूरोक्रेट आप किस तरह से उसको लेते हैं कि जो क्रिटिसिज़्म है या एज़ ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो सरकार का क्रिटिसिज़्म क्योंकि जैसे सरकार में जाके शामिल होना है, तो उसको किस तरह से देखा जाए किसी भी चीज़ को लेके? चाहे वो इंटरनेट बैन को लेके देखा जाए या मान लीजिए कि किसी जगह पर कार्रवाई को लेके देखा जाए या कई जगह पे जैसे एनकाउंटर्स को लेके देखा जाए। अभी हीरा ठाकुर एनकाउंटर में आप आपका आपको अवार्ड मिला उसके अंदर। तो
इन चीजों को लेके यूपीएससी एस्पिरेंट्स इनको किस तरह से देखे जब न्यूज़पेपर में बहुत क्रिटिकल चीजें आती हों? देखिए, पहली बात तो यह है कि न्यूज़पेपर्स many a times they are not neutral. Many a times they are also biased or they are one-sided. ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो हमें लेफ्ट राइट से फ्री रहना है, हमें इशू को इशू की तरह लेना है और लेफ्टिज्म और राइटिज्म उसमें से निकाल देना है। पहले तो मेरी एडवाइस है। दूसरा ये है कि हम सोचें कि 100% मुझे गवर्नमेंट लाइन ही टो करनी है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं। तीसरा ये है जो मैंने आपको बोला, इंटरनल सिक्योरिटी पे बोला और एथिक्स पे बोला। ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई लोग डिबेट करने लगते हैं कश्मीर पे। ठीक है, कश्मीर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इंटरनेशनली हमें एक स्टैंड लेना है। जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे उसको एज ए ब्यूरोक्रेट भी सपोर्ट करना है। आप समझिए, अगर मेरा ही बिलीफ नहीं है मेरी अपनी नेशनल पॉलिसी में, तो मैं किस तरह का ब्यूरोक्रेट बनूंगा? तो वहां मुझे 100% अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। तो वहां इफ एंड बट नहीं है, वहां आपके पास क्रिटिसिज्म का स्कोप नहीं है। ठीक है, किंतु जो नॉर्मल वो हैं, नॉर्मल स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट के वो चलते रहते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सुपर सक्सेस हों। कहीं ना कहीं मनरेगा था, फिर उसमें भी चेंजेज आए, हर एक में कुछ ना कुछ लूप होल्स मिल जाते हैं, तो उस पर आप फ्री एंड फ्रैंक अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। बट हमें झंडा लेके नहीं चलना है लेफ्टिज्म का या राइटिज्म का, ये याद रखना है। और हमें तो कोई नोइंग बैलेंस भी बना के नहीं चलना कि मैं इधर नहीं झुक जाऊं, मैं इधर नहीं झुक जाऊं। नहीं, जो आप सही रहिए ना, जो आप सही सोच रखिए। जो झंडे वाले हैं, आपको बड़ी बात बता दूं, वो क्या करेंगे, वो नक्सलिज्म के पक्ष में तो खड़े होंगे, किंतु नक्सलाइट ने अगर कि 50 पब्लिक को मार दिया, पुलिस को मार दिया, उनकी आवाज भी नहीं आएगी एक। तो वो गलत है, वो फर्जी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं हमें सुनना है। तो बेसिकली सर आप कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आइडियोलॉजिकल बायस को निकाल के उसको फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर देखा जाए, कोई भी चाहे एडिटोरियल आ रहा हो, आर्टिकल आ रहा हो, अपनी पढ़ के उसी तरह से समझ बनाई जाए। सर वैसे हम काफी लंबा थोड़ा खींच रहा है इंटरव्यू, आपने इतना टाइम दिया था उससे ज्यादा। एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने किताब 1.5 साल से देख रहा था मैं भी, आप राजेश के साथ में किताब लिख रहे थे, काफी लंबा टाइम लिया आपने एथिक्स मेड इजी लिखने में। तो आपकी किताब से किस तरह से इस किताब को अप्रोच करा जाए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने डाले हैं, उनके मॉडल आंसर्स भी डाले हैं आपने खुद ने। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी, तो उनका एग्जांपल भी इसके अंदर है। तो कुछ आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी चीजें हैं जो आपने खुद ने भी जिनसे इंस्पिरेशन ली होगी या जो चीज भी। तो किस तरह से इस किताब को लिया जाए, किस तरह से इस किताब को लेके तैयारी करी जाए? मैं दो बड़ी खासियत बताता हूँ। पहली खासियत तो यह है कि सिंगल पॉइंट सोर्स के रूप में काम करेगा। अभी तक जो है ना, मुझे एथिक्स पे कोई किताब नहीं लगी जहां आप एक जगह मटेरियल पा सकते हैं। दूसरा, जो किताबें हैं वो वॉल्यूमिनस हैं, 700 पेजेस, 800 पेजेस, 600 पेजेस। तो ये कोई एथिक्स का पेपर है, ये कोई फिलोसफी या साइकोलॉजी का पेपर नहीं है कि मैं उस पर मतलब 100 पेजेस की फिलोसफी लिखे जा रहा हूँ। यूपीएससी इस पेपर के थ्रू आपकी एथिकल वैल्यू चेक कर रही है, आपका फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं चेक कर रही है। तो दूसरा, हमने वो कोशिश करी है कि जो फिलोसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस का पार्ट है, उसको ब्रीफ में समझा दिया जाए, क्योंकि उसको जो क्वेश्चन आएगा आपके पास ना, वो एथिकल आंसर करने के लिए आएगा, उसको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आंसर करना। ठीक है, और ये हमने कोशिश की है कि इसको ग्राउंड से जोड़ें, किताब को एग्जाम्पल्स भी ग्राउंड से जुड़े हुए थे। जैसे महाभारत को लीजिए आप, महाभारत अपने आप में पूरा का पूरा एथिकल डिलेमा पे चल रहा है, तो उसका एग्जाम्पल कोई लेता नहीं, हमने उसको एग्जाम कोट किया। पूरी महाभारत कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा कसमकस चलती रहती है। विदुर हो, धृतराष्ट्र हो, भीष्म पितामह हो, हर एक के मन में एक दुविधा है।
तो वो कितनी बड़ी एथिकल स्टडी है। तो सर वो एक हाँ हमने इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए और लास्ट में हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व क्वेश्चंस डाले पीवाईक्यूज, कुछ पूरी किताब में डाल दिए, कुछ हमने क्यूआर कोड में डाल दिए हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं। इसी तरह से केस स्टडीज को अप्रोच करने का रास्ता बताया है कि कैसे इसको बेस्ट वे में अप्रोच किया जा सकता है, तो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो भी डाले हैं। तो कोशिश किया है कि बच्चे को क्लैरिटी हो, उसे 250 नंबर के लिए हजार पेजेस की किताबें ना पढ़नी पड़े, 300 साढ़े 300 पेज की किताब है, उसके थ्रू उसको बेसिक ग्रास्प आ जाए सब्जेक्ट की, उसके बाद आंसर तो अपने शब्दों में ही करना। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला। आई थिंक हमने एथिक्स पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, आपके व्यू पॉइंट पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपने दी। आपके कई सारे इंटरव्यूज रहते हैं, लेकिन उसमें आप एज ए डीजीपी आते हैं, यहाँ पर एज ए राइटर और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या इंटरेस्ट, तो वो चीज़ आपने ये रखी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा एस्पिरेंट्स को कि वो जितनी बातें भी आपने मेरे से निकलवा ली इस इंटरव्यू में, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें छुपी हैं। अगर उसको पकड़ेंगे तो सर्टेनली मेंस में भी और इंटरव्यू बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स पाएंगे, अगर इन बातों को पकड़ेंगे। बिल्कुल सर, आपसे कभी टाइम निकलवाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे भी कि आपका मार्गदर्शन लिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबके थैंक यू। सामने अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।